गब्बर सिंह पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। ओसामा बिन लादेन ने 9/11 किया। अमेरिका ने इनाम रखा है $25 मिलियन। एक और शख्स पर $50 मिलियन का इनाम रखा है जो इतिहास में सबसे बड़ा है, निकोलस मादुरो मोरोस। उनका कहना है कि फेंटनिल जो मेन प्रॉब्लम है यूएस में, जो है पिछले 4 से 5 सालों में सबसे ज्यादा डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल जो ये था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो यही कह रहा है कि वेनेजुएला को आप पूरी तरह बॉम्ब कर दो तो भी कोकेन वाली प्रॉब्लम अमेरिका की सुलझने वाली नहीं है। मार्को रूबियो ने इन्होंने कन्विंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को फॉर वेरियस रीजंस कि अटैक करना चाहिए। उनको प्रूव करना है कि ही इज मोर अमेरिकन देन द क्यूबन फैक्शन दैट लाइज विद इन। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत डिफरेंट है। अगर ये जो बाइडेन या डेमोक्रेट या इवन अर्लियर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स होते, खुफिया ऑपरेशंस को कभी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कहते। तो नशे के मामले में तो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही गिरफ्तार होते हैं। होना चाहिए। तो सिर्फ जो है वेनेजुएला ही दोषी कैसे हो गया? लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं कि हम तो अंदरूनी वॉर भी छेड़ रहे हैं। लेकिन वो आपका हक है और ये करना आपका हक तो नहीं बनता है। यूनाइटेड नेशंस कहाँ है फिर इसमें? 10 नाव डुबो दिए, 43 लोग मार दिए, कोई सबूत नहीं है। अब जहाजी बेड़ा आगे बढ़ा दिया। जिस मुल्क पर आप चढ़ाई कर सकते हो उस पर कर दो। यूनाइटेड नेशंस हैज ऑलवेज बीन एब्सेंट इन इंटरनेशनल क्राइसिस। ह्यूगो चावेज हीरो हो गए थे जब वो जॉर्ज बुश को उन्होंने कहा था यू आर अ डंकी। फिर भी बहुत सहिष्णु थे क्या? ये सबसे असहिष्णु सरकार है क्या जो अमेरिका में आई? और ये प्रेसिडेंट नोबेल मांग रहा है। अगर खुलेआम मिलिट्री एक्शन हुई एज अ डेमोक्रेसी, कुछ आवाजें तो उठेंगी। कुछ दिनों पहले मैं खुसरो रुस्तम जी के बारे में पढ़ रहा था जो पद्म विभूषण हैं और एक वक्त जवाहरलाल नेहरू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे। रुस्तम जी मध्य प्रदेश पुलिस में चीफ भी रहे हैं और अपनी किताब में चंबल के डाकुओं का जिक्र करते हैं, जिनमें एक डाकू हुआ है गब्बर सिंह। गब्बर सिंह पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था जो उस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा था। आपने फिल्म शोले में इसका रेफरेंस भी देखा होगा। बार बार गब्बर पूछता भी है कितना इनाम रखे सरकार हम पर? 50,000 बहुत बड़ी बात थी। 1959 का साल था। इसके बाद जब ओसामा बिन लादेन ने 9/11 किया, फिर हमने सुना कि अमेरिका ने इनाम रखा है $25 मिलियन। तब होता था 210 करोड़ रुपए। ये दुनिया में सबसे बड़ा इनाम था और सब आकलन करते रहते थे कि पता नहीं किसे मिलेगा। आखिर में पता चला कि पाकिस्तान के एक डॉक्टर हैं जो अब जेल में हैं, शायद उन्हें मिला है या शायद नहीं मिला है। और अभी 2 महीने पहले एक और खबर आई कि अमेरिका ने एक और शख्स पर $50 मिलियन का इनाम रखा है जो इतिहास में सबसे बड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि ये शख्स एक देश के राष्ट्रपति भी हैं। ये देश है वेनेजुएला और शख्स का नाम है निकोलस मादुरो मोरोस। अमेरिका उन्हें राष्ट्रपति नहीं मानता। उनका कहना है कि हम तो नहीं मानते, हमारे साथ 50 देश और नहीं मानते। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका का बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा वेनेजुएला की तरफ कूच कर रहा है और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, इसके बारे में पढ़ रहा था। दर्जनों जहाज हैं इस पर, 4,000 के करीब सैनिक हैं और ऐसा लग रहा है कि एक युद्ध की तैयारी चल रही है। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि वो कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, मगर अब मादुरो भी कह रहे हैं कि देखिए, मना करते करते ये एक और युद्ध की तरफ है, ये हमसे लड़ना चाहते हैं। मिसाइलें तैनात हैं वेनेजुएला में भी। तो आज हमने सोचा कि कभी हमने बात नहीं की वेनेजुएला पर, उसकी पॉलिटिक्स पर बात हो जाए, उसका अमेरिका से झगड़ा क्या है इस पर बात हो जाए। और अभी कुछ दिनों पहले तो दोनों के बीच संबंध सुधरने ही लगे थे, फिर अचानक क्या हो गया कि इस कदर खराब हो गए कि जंग के हालात लगने लगे। तो हमने पहली बार बुलाया है विवेक मिश्रा को। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ORF में। थिंक टैंक है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अक्सर ORF से बहुत सारे नाम हमारे मेहमान रहते आए हैं, आज आप पहली बार आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू। तो भूमिका तो मैंने बनाई दी है। मादुरो को ड्रग किंगपिन कह रहा है अमेरिका। एक बड़े देश के राष्ट्रपति हैं और कई बार से राष्ट्रपति हैं। इस बार तो वेनेजुएला को नोबेल भी मिला है। हालांकि अलग बात है कि मादुरो की ओपोजिशन की जो लीडर हैं उन्हें मिला है। पर शुरू से शुरू करते हैं। वेनेजुएला से 10 गुना बड़ा है अमेरिका आकार में। तो ऐसा क्या हुआ है कि सीधा मिलिट्री एक्शन की तरफ ही देख रहा है यूएस? किसी और तरह से मामला क्यों नहीं सुलझा रहा है? देखिए, रीजंस जो हैं हिस्टोरिकल हैं, कल्चरल हैं और एक तो आइडियलिस्टिक भी हैं।
अमेरिका के रिश्ते उनके बैकयार्ड में कभी भी अच्छे नहीं रहे। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आइडियोलॉजी की डिफरेंस है, चाहे क्यूबा ले लें आप, वेनेजुएला ले लें, कोलंबिया ले लें, अभी भी वो डिफरेंसेस परसिस्ट करती हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक पर्टिकुलर स्टैंस ली गई कि हमें एक ड्रग वॉर छेड़ना है। ये रैशनल है, अब जस्टिफाइड है नहीं है इसकी डिबेट अलग है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस के पीछे ड्रग वॉर की रैशनल बताई जा रही है और उन्होंने ली है। उनका कहना है कि फेंटनिल जो मेन प्रॉब्लम है, आप देखेंगे फेंटनिल इनपुट यूएस में जो है पिछले 4 से 5 सालों में सबसे ज़्यादा डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रंप का कहना है कि सारे कंट्रीज़ जिन पे वो निशाना साध रहे हैं वो ड्रग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि इसमें कोई तथ्य बहुत इनको जस्टिफाई नहीं किया गया है, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। कनाडा को वो कहते हैं फेंटनिल के लिए उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं कनाडा के टैरिफ के लिए इनिशियली, वो फेंटनिल इनपुट्स के लिए थे, जो कि जस्टिफाइड, बिल्कुल 1% से भी कम कनाडा से फेंटनिल आता है। तो एक तो फेंटनिल की कॉज ऑफ डेथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है। फेंटनिल होती है कोकेन से सस्ती, और ये तो सत्य है कि जो मेजर ड्रग रूट्स हैं वो अमेरिका के साउथ अमेरिका से ही आते हैं। मेक्सिको के थ्रू है, कोलंबिया के थ्रू है, मेजर जंक्शन पॉइंट्स हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि वेनेजुएला इज़ द मेन सेंटर, वो सेंटर नहीं है, इट इज़ अ कॉन्डुइट। वो एक रास्ता है जो सबसे सफल रास्ता हो सकता है, लेकिन वहाँ से ओरिजिन नहीं होती। हाँ, मेरे पास एक आंकड़ा भी है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, मैंने सोचा ये बता दूं, यहाँ बताना ठीक होगा। कैरिबियन सी से तो बस कोकेन 8% पहुँचता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पैसिफिक से 74% है, वेस्ट कैरिबियन से तकरीबन 16% के आसपास है, वो भी कोलंबिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल जो ये था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो यही कह रहा है कि वेनेजुएला को आप पूरी तरह बॉम्ब कर दो तो भी कोकेन वाली प्रॉब्लम अमेरिका की सुलझने वाली नहीं है। लेकिन ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स या आप और हम ही तो नहीं समझते हैं, यूएस भी समझ रहा होगा। तो आप ये इशारा बार बार कर रहे हैं कि वो बहाना तो बना रहे हैं कि नशा आ रहा है हमारे यहाँ, यूथ बिगड़ रहा है, मौत हो रही है, लेकिन असली वजह कुछ और है। ये असल वजह फिर क्या है, आपको क्या लगती है? तो असली वजह 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे मार्को रूबियो, जिनको बताया जा रहा है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये नीडल उधर उसकी तरफ, वेनेजुएला की तरफ मूव किया है। हालांकि कंसेंसस इनिशियली ये थी कि वेनेजुएला जब ये मान गए थे कि हमें सारे डिमांड्स जो हैं यूएस के लगभग सारे वेनेजुएला मदुरो मान लेंगे और उनको अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मिलिट्री बिल्डअप जो है, ये इसके 2 रीजंस हैं। एक तो डेमोक्रेसी जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं वेनेजुएला में, वो कॉन्फ्लिक्टेड हैं, क्योंकि ट्रंप और बाकी देशों का मानना है कि ऑपोजिशन कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा भी नहीं होने दिया। इनफैक्ट ऑपोजिशन कैंडिडेट मचादो जो थी उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, अभी तक अंडरग्राउंड है। तो डेमोक्रेसी एक रैशनल है कि वहाँ पे काफ़ी दिन से मदुरो हैं, कई सालों से हैं। तो आप ह्यूगो चावेज की मौत के बाद से लगातार है, आई थिंक 2013। हाँ, और वो उनके प्रोटेजे में माने जाते हैं। बिल्कुल। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये तो मेजर रीज़न है। दूसरा इसका मेजर रीज़न है यूएस एक वेस्टर्न हेमिस्फीरिक फोकस की तरफ जा रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि जिसके कई एनालिस्ट मानते हैं कि इसका ये भी है रैशनल जो है वो मॉनरो डॉक्ट्रिन की तरफ जाता है। मॉनरो डॉक्ट्रिन ने बेसिकली ये कहा था, प्रेसिडेंट मॉनरो ने, कि यूरोप, उस समय यूरोप पावरफुल हुआ करता था, यूरोप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दखल अंदाजी ना करे। उसी का एक्सटेंशन देखा जा रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर यूएस का एक बैकयार्ड है, वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो यूएस बेसिकली एक रिवाइवल ऑफ मॉनरो डॉक्ट्रिन की भी बात कर रहा है कि हमारा फोकस अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है और हम इस रीजन को काफ़ी बारीकी से देखेंगे और यहाँ क्या होता है ये हमें इन्फ्लुएंस भी करता है, इसीलिए हम थोड़े यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। और तीसरा रीज़न यही है कि मार्को रूबियो पॉलिटिक्स जो अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यूएस की, जहाँ पे क्यूबन माइग्रेंट्स के
सन है मार्को रूबियो। और हालांकि वाइट हाउस में ऐसा कहा जा रहा है कि कंसेंसस बनते बनते जब मदुरो ने सब कुछ ऑफर कर दिया टेबल पे, तो दो फैक्शंस हो गए वाइट हाउस में। एक सूजन वाइल्स जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वाइट हाउस की, और स्टीफन मिलर जो उनके डिप्यूटी हैं। ये दोनों एक तरफ थे, मार्को रूबियो एक तरफ थे। वो दोनों कह रहे थे, सूजन वाइल्स और मिलर कह रहे थे कि अटैक नहीं करना चाहिए, डिप्लोमेसी से बात निकाल के डिप्लोमेसी से देखें क्या हल निकलता है। लेकिन मार्को रूबियो ने क्योंकि ये कई सारे पोजीशंस भी होल्ड करते हैं, इन्होंने कन्विंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को फॉर वेरियस रीजंस कि अटैक करना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। इसीलिए और ट्रंप कन्विंस भी हो गए कि एक मसल पावर ज़रूरी है इस रीजन में, और कैरिबियन और प्लस पैसिफिक दोनों को एक निशाने पे लेना चाहिए। तो रिसेंटली कोलंबिया के कोस्ट के पास भी अटैक हुआ है, तो अब लीगल एस्पेक्ट्स भी इसमें उठाए जा रहे हैं, लीगल क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। क्या अमेरिका 2001 जो पेट्रियट एक्ट इन्वोक करके उन्होंने ये अटैक शुरू किया है, क्या अमेरिका पेट्रियट एक्ट इन्वोक करके पैसिफिक में जो इंटरनेशनल वाटर्स है उसमें आप अटैक कर सकते हैं? तो लीगल क्वेश्चंस भी अब जो है आने लगे हैं, क्योंकि कोलंबिया जो पैसिफिक की तरफ है, कैरिबियन में भी अटैक हो रहा है और अब तो पैसिफिक में भी अटैक है, तो उसका दायरा जो है वो बढ़ रहा है। प्लस जो पोर्टो रिको में पोजीशनिंग है, पोर्टो रिको में अमेरिका के सारे मिलिट्री बेस है, प्लस उन्होंने F-35 मूव कर दिए हैं, जैसा आपने बोला USS जेरल्ड फोर्ड है जो वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स हैं अमेरिका के पास। तो इतनी ज़्यादा मिलिट्री मोबिलाइजेशन हो चुकी है वहाँ पे कि वॉर लग रहा है इमिनेंट है। लेकिन अंदर में डिस्कशंस ऐसे भी चल रहे हैं यूएस की कि क्या इस प्रेशर के थ्रू बिना वॉर किए कैपिचुलेट किया जा सकता है मदुरो को। तो ये सारे प्रश्न हैं और ये मेथोडोलॉजी मुझे लगता है कि अंदर में चल रहा है। नहीं तो रूबियो को इतना प्रॉब्लम क्या है मदुरो से? अगर केवल देश की बात है, प्रॉब्लम की बात है, वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कुछ और है, निजी भी है शायद। जी, आपकी बात सच है कि रूबियो, ऐसा माना जा रहा है कि रूबियो के लिए यहाँ 2-3 इश्यूज हैं। फर्स्ट, रूबियो जैसा आप जानते हैं कि वो एक क्यूबन माइग्रेंट के जी क्यूबा और वेनेजुएला में काफ़ी तो वो हिस्टोरिकल इशू ये है कि उनका कहना है रूबियो के हिसाब से, क्यूबन माइग्रेंट से अगर आप अमेरिका में बात करेंगे तो वो कहेंगे कि इन्होंने हमेशा जो है क्यूबन रेजीम को सपोर्ट किया है और क्यूबा हमेशा अमेरिका के एंटी रहा। आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1959 का याद होगा, बे ऑफ पिग्स क्राइसिस जिसको कहते थे, और फिडेल कास्ट्रो और आइडियोलॉजिकल डिवर्जेंस यूएस के साथ थी। तो एक तो ये है कि क्यूबन एज अ अमेरिकन सिटीजन, रूबियो की आर्ग्यूमेंट ये है कि द सोशलिस्ट एक्सिस बिटवीन क्यूबा एंड वेनेजुएला हैज़ टू बी ब्रोकन। और क्यूबा की इकोनॉमी आप देखेंगे तो वो जर्जर हालत में है। आप पूरे दिन बिजली नहीं रहती, जो भी है, इकोनॉमिक सैंक्शंस इतने लगे हुए हैं। हालांकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की थी, डायरेक्ट फ़्लाइट रिज्यूम किया था, थोड़े बहुत ट्रेड किए थे, लेकिन फिर जो है हवाना सिंड्रोम आ गया। वहाँ पे क्या हुआ, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। हवाना सिंड्रोम में जब यूएस डिप्लोमैट्स वर पोजिशनड इन हवाना, विच इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा, तो वहाँ अजीब से लोगों को डिप्लोमैट्स को प्रॉब्लम्स होने लगे। किसी का सुनाई देना बंद हो गया, किसी को चक्कर आने लगे। तो कुछ ऐसे रेडिएशंस का इस्तेमाल किया, किसने किया पता नहीं, कोई कहते हैं रशियन स्पाई थे, कोई कहते हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई किसी की, कोई कि क्यूबन्स थे। तो वहाँ से सारे फिर डिप्लोमैट्स को अमेरिका ने निकाल लिया और फिर रिलेशंस यूएस क्यूबा के रिलेशंस बिल्कुल नीचे चली गई। तो ऐसा माना। अब तो जो रूबियो फैक्शन है वो कहती है कि आई टोल्ड यू सो, ऐसा तो होना ही था, क्यूबा के साथ आप रिलेशंस ये डेमोक्रेट्स ने बनाया, देखो क्या हाल हुआ। तो फिर से वापस वो जिंगोइज़म और एंटी सोशलिस्ट सेंटिमेंट्स और जो भी है एंटी क्यूबन सेंटिमेंट्स, प्लस रूबियो के पास एक पॉलिटिकल मोटिव है। उनको प्रूव करना है कि ही इज़ मोर अमेरिकन दैन द क्यूबन फैक्शन दैट लाइज विद इन हिम। उससे लिंक्ड है उनका फ्यूचर गोल, विच इज़ many of the analysts within the US are looking at Rubio
एज अ पोटेंशियल रिपब्लिकन लीडर। तो कई कह रहे हैं जेडी वैंस हैं, कई कह रहे हैं, तो उस पर अभी तो बन नहीं पाया, लेकिन रूबियो को उनके खुद के एस्पिरेशंस भी हैं और उससे जुड़ा है क्यूबन वोट बैंक, जो कि सदर्न बेल्ट में, अमेरिका के सदर्न बेल्ट में, टेक्सास हो गया, काफ़ी रिच है, क्यूबन माइग्रेंट्स बहुत हैं वहाँ। तो एक अंदरूनी पॉलिटिक्स भी है, मिड टर्म्स आ रहे हैं अगले साल अमेरिका में, तो उसमें एक पोजीशनिंग बन रही है रूबियो की। सो काफ़ी सारे मुद्दे हैं, ये सारा मुझे लगता है मिला जुला है इस सवाल में। जब मादुरो के साथ बातचीत बन ही रही थी और वो आप कह रहे हैं तैयार भी थे कि भाई जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे, और अब आपने जो बताया उससे मुझे समझ में आता है कि रूबियो डील तो करना चाहते हैं पर वो व्यक्ति मादुरो नहीं हो सकते। उन्हें डील में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन व्यक्ति से प्रॉब्लम है, व्यक्ति को हटाना चाहते हैं। तो अब ये जो मैं खबरें पढ़ रहा था, आपने देख ही ली होंगी कि CIA को हरी झंडी मिल गई है कोविड ऑपरेशन करने की। तो वो क्या रिजीम चेंज की तरफ जाने वाले हैं हम, चाहे मिलिट्री एक्शन से हो चाहे अंदर से हो? क्या वेनेजुएला में ये सरकार गिरते हुए देखेंगे? ये वाकई होने वाला है? आपको सीरियस लगता है? देखिए, हालात तो काफ़ी सीरियस हैं। डिफरेंस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत डिफरेंट है। पहले अगर ये जो बाइडेन या डेमोक्रेट या इवन अर्लियर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स होते तो CIA ऑपरेशंस को प्रेशर में बताते नहीं। मतलब सबको पता है कि CIA क्या करे, खुफिया ऑपरेशंस को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कहते हैं कि मतलब फिर CIA का मतलब क्या हुआ। ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने CIA को ऑथराइज कर दिया। इनफैक्ट इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिख दिया कि जाओ जो करना है करो। सो regime change is a definitive option on the table. इनको ऑप्शन अभी मेरे ख्याल से बातें मदुरो के साथ ये चल रही होंगी कि आप खुद से जाएंगे या फिर अमेरिका कुछ और कोवर्ट ऑपरेशन करेगी या मिलिट्री ऑपरेशन करेगी। दोनों बोथ ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशंस पहले है और मिलिट्री ऑपरेशंस बाद है। मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस अमेरिका के माइंड में चल रहा है और ये कौन सा पहले आएगा ये देखना पड़ेगा। और इससे लिंक्ड है कि आप जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं उन्होंने पर्सनली ट्रंप को फ़ोन करके थैंक यू बोला और बोला कि ये आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू यू। तो उससे वो और एम्पावर्ड हैं कि एक डेमोक्रेसी की चैम्पियन ट्रंप को ट्रिब्यूट दे रही है कि आप। वो तो ये भी कह रही हैं कि मार्को रूबियो से मेरी पुरानी दोस्ती है। तो ये एक वो जो रेजिम चेंज है उसके पीछे ये भी है कि आप एक फिर ट्रंप उसको क्लेम भी करेंगे अगर ऐसा हो, रेजिम चेंज को जस्टिफाई करके एक डेमोक्रेसी प्रमोशन की बात करेंगे इन अ डिफरेंट वे। जैसे डेमोक्रेट्स करते थे डेमोक्रेसी प्रमोशन, अफगानिस्तान में वो कर दिया, इन्वेजन कर दिया, तो ये इनका तरीका अलग है। बट मेरे लिए क्वेश्चन हम सबके लिए ये है कि कोवर्ट ऑपरेशंस कब शुरू होंगे या हो चुके हैं। हालांकि मदुरो के तरफ से भी पहले उन्होंने चाहा कि बात से डिप्लोमेसी से बात हो जाए, लेकिन अब वो भी मिलिट्री ऑप्शंस की बात करें, गुरिल्ला ट्रेनिंग चल रही है एक्चुअली, काफ़ी 10,000 गुरिल्ला से ज़्यादा ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने अपने, हालांकि उनके प्लेन्स बहुत पुराने हैं और F-16s हैं। मतलब अमेरिका के पास 13 लाख लोगों की आर्मी है, वेनेजुएला के पास 1,20,000 है, US के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वेनेजुएला के पास कोई नहीं है। डिफेंस बजट में ज़मीन और आसमान छोड़िए, मतलब आसमान पाताल का फ़र्क है। हालांकि कह रहे हैं मादुरो कि हमने मिसाइलें तैनात कर दी हैं जो रशिया से हमें मिली हैं। कितने दिन टिकेंगे वो, या फिर ये आकलन गलत है? कहीं ऐसा तो नहीं अफगानिस्तान की तरह या वियतनाम की तरह अमेरिका यहाँ फंस जाएगा ये सोच कर कि ये क्या 2-4 दिन की बात है, जीत लेंगे? देखिए, मिलिटरीली तो कोई मैच नहीं है, ये बात तो बहुत ही जाहिर है। लेकिन अभी एक अपॉर्चुनिटी, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का मैंने रेफरेंस दिया था, उस समय अगर आप देखें तो रशिया ने तुरंत डिप्लॉय कर दिया था। रशिया के मिसाइल्स डिप्लॉयड थे और जो भी हुआ था। अभी रशिया स्ट्रेच्ड है। रशिया की कैपेसिटी वेनेजुएला में जाके वेनेजुएला को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो स्ट्रेटिजिकली ऑप्शंस लिमिटेड हैं। वेनेजुएला के कितने पार्टनर्स होंगे जो, सो मिलिटरीली वेनेजुएला का कोई मैच नहीं है। अगर US डिसाइड कर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर लेती है कि मुझे घुस के मिलिटरीली इनको हटाना है, तो वो चंद दिनों की बात होगी। लेकिन
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे आपको याद होगा कि पॉलिटिकली वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे घर पे भी, क्योंकि डेमोक्रेट फोर्सेस जो हैं वो अभी ही क्वेश्चंस करने लगे हैं। इनफैक्ट रिपब्लिकन्स भी कई, इनफैक्ट रिपब्लिकन्स, क्योंकि आप इलीगली किसी चीज़ को पीएसए जो पेट्रियट एक्ट है उसकी एक्सटेंड आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कोई भी लीगल उसमें लीगल थोड़ा बता दीजिए पेट्रियट एक्ट क्या है? पेट्रियट एक्ट बेसिकली 2001 में अमेरिका ने लेजिस्लेशन पास किया है कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो घोषित कर दिए जाएंगे उन पे अटैक किया जाएगा। ये 9/11 के बाद जो है रूल आया था, जो भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के उसमें आएगा ब्रैकेट में, उस पर अटैक कर दिया जाएगा और मिलिट्री अटैक हो सकती है। इसमें ये जो मेन मुद्दा था कि वेनेजुएला के केस में इन्होंने इससे पहले इसको कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ स्टेप्स लिए कि ये लीगल दायरे में आ जाए और थोड़े लूप होल्स बंद हो जाएं, तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें ट्रेन डे अरागुआ एक वहाँ पे उसका नाम आ रहा है, उसका नाम आ रहा है कार्टेल का। तो ट्रेन डे अरागुआ को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। हालांकि उनका काफ़ी हद तक जायज़ है, उन्होंने आतंक मचा रखा था यूएस में, खुले रेंटेड हाउसेस में घुस जाते थे और तमाम चीज़ों डराना और रैंसम लेना और ये सब काफ़ी होता था। तो उन्होंने इस चीज़ को यूज़ करके ये अटैक को थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश की। हालांकि लीगल एक्सपर्ट कहते हैं कि दिस इज स्ट्रेचिंग इट। दूसरा ये है कि एक और ग्रुप है जो है कार्टेल डे ला सेलोस या सोलास। ये एक बेसिकली एक रैगटैग मिलिशिया है जो फंक्शन करती है यूएस में भी और प्राइमरली वेनेजुएला में। अब रूबियो का कहना है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस किया है रूबियो कैंप ने कि मदुरो इसके सरदार हैं। ओके, तो बेसिकली ही इज़ रनिंग द शो और ये पूरा कार्टेल बिजनेस जो है मदुरो चला रहा है। तो ही इज़ बेसिकली लिंक्ड टू द ड्रग वॉर। तो वो भी एक जस्टिफिकेशन है कि आप वो सरदार हैं, उसको तो गिराना ही पड़ेगा। सरगना है रूबियो। हाँ, ये इनाम रखा है। हाँ, वो मैं देख रहा था पोस्टर उनका। हाँ, इनाम वैसे इनाम एक और पर है, उन्हीं की कैबिनेट में शायद, है ना? हाँ, एक और है, उन पर 25 मिलियन का। 25 मिलियन। तो 2-3 लगा था कि ये गैंग है, हाँ। ये 2-3 लोग ऊपर पे हैं और बाकी लोग जो पूरा गैंग है, ड्रग नेटवर्क, जो ये यही चला रहे हैं। मतलब अमेरिका ये बता रहा है कि कुछ नार्को टेररिस्ट्स ने वेनेजुएला पर या उसकी सरकार पर, इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है, हम तो बस उन्हें हटा रहे हैं। और प्लेट एकदम सजी हुई है, एक नोबेल पुरस्कार विजेता महिला बैठी हैं तैयार, और जिनके रूबियो से अच्छे संबंध है, ट्रंप को जो थैंक यू बोलती हैं। तो अब अमेरिका के लिए बहुत आसान है। पर क्या वेनेजुएलन जनता भी उन महिला के साथ है और रूबियो के साथ बिल्कुल भी नहीं है? ऐसा तो नहीं है, वेनेजुएला डिवाइडेड है। आप देखेंगे हुक और क्रुक इलेक्शन में ऐसा है कि काफ़ी सपोर्ट है मचादो के लिए, काफ़ी सपोर्ट है लोग काफ़ी पॉलिटिकली बाहर आकर बोलते हैं। लेकिन वेनेजुएला के जितने लोग मचादो के सपोर्टर्स थे, डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, उनका पलायन हो चुका है। इनफैक्ट वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश है वहाँ पे साउथ अमेरिका में जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन हुए हैं बेस्ड ऑन दिस टोटलिटेरियनिज्म। सच है। साउथ अमेरिका में सब लोग या तो अमेरिका गए हैं या दूसरे कंट्री विद इन साउथ अमेरिका, ब्राज़ील चले गए। हाँ, क्यूबा जैसे। हाँ, जैसा वहाँ हुआ। तो इसीलिए आपको वहाँ पे अंदरूनी सपोर्ट मचादो के लिए फिर भी इतना इकट्ठा करना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आपके जो पीपल हु रियली फील फॉर डेमोक्रेसी हैव लेफ्ट द कंट्री। तो अब अंदर में ऑब्वियसली उनका मदुरो की अलग एक फैक्शन है, और क्योंकि वो एक उनका पर्टिकुलर स्टाइल है, एक डिक्टेटोरियल स्टाइल है फंक्शन करने का, तो उसकी वजह से उनके सपोर्ट्स जो आर्मी हैं और जो एनी ऑपोजिशन इज़ थ्वॉटेड। तो ऐसा हिस्ट्री रहा है। लेकिन आपने जैसा बोला कि डेमोक्रेसी को लिंक करके काफ़ी सारे लेयर्स ऑफ रैशनल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बना रही है। जैसे एक डेमोक्रेसी हो गया, ड्रग वॉर हो गया, और फाइनली पॉपुलर सपोर्ट हो गया, और
नोबेल मिलने के बाद मचादो और भी ज़्यादा फ्रंट मतलब लाइन दुनिया में मचादो का कद ऊंचा हो गया। एक सहानुभूति भी होती है बहुत सारे संगठनों की, लोगों की, कि तो लोकतंत्र की लड़ रही हैं, आंग सान सूची की तरह। और तीसरा और एक और रैशनल ये है कि वेनेजुएला की इकोनॉमी का तो बहुत बुरा हाल है। सैंक्शंस इतने लगे हुए हैं कि ऑयल का मूव करना, एनर्जी का मूव करना बहुत मुश्किल हो गया है। प्राइमरी बायर अभी $50 मिलियन लगभग बैरल्स पर डे वो अभी चाइना को बेच रहे हैं, बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में। भारत भी चाहता था, 2023 में खबरें आई रही थी और मेरा ख्याल बयान ही था भारत का, तो हमने कहा था कि हम अब उनसे तेल खरीदेंगे। मे बी वो इसलिए क्योंकि यूएस भी खरीदने लगा था, तो इसलिए हमने सोचा हम भी खरीद लेंगे, लेकिन हम तो अब नहीं खरीदते, चीन खरीदता है। अगर ये युद्ध हुआ तो भारत पर क्या किसी तरह का कोई असर आप देख रहे हो? भारत पे डायरेक्ट असर तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर खुलेआम मिलिट्री एक्शन हुई तो एज अ डेमोक्रेसी कुछ आवाज़ें तो उठेंगी। आपने देखा कि जब इजराइल ने कतर पे मिसाइल दोहा में दागा होटल पे, तो भी भारत ने डिस्पाइट द रिलेशनशिप विद इजराइल आवाज़ उठाई कि डेमोक्रेसी में और सॉवरेनिटी की क्या बात होती है। तो मुझे लगता है ऐसी डायरेक्ट कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो नहीं होगी, लेकिन एक इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होराइजन व्यू में ये है कि अमेरिकन पॉलिसी जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर है उसमें सप्लाई चेन डिफ्लेक्शन काफ़ी हो रहे हैं इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में। उस सप्लाई चेन डिफ्लेक्शन से काफ़ी भारत जो है रीपोजिशन कर रहा है लैटिन अमेरिका। लिथियम ट्रायंगल जो बोलिविया पेरू के पास है, अर्जेंटीना से आपने FTA जो काफ़ी रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं, ब्राज़ील ब्रिक्स का ग्रुपिंग है, प्लस अब लूला के डिप्यूटी अभी आए थे, उन्होंने काफ़ी पॉसिबल FTA की बात की है। तो अगर आप उस पूरे रीजन को इकोनॉमिक एंगल से देख रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस आपके लिए डिस्टर्बेंस है, और ख़ासकर सप्लाई चेन्स तो सबसे पहले इम्पैक्ट होती है क्योंकि डिप्लॉयमेंट हो रही है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रही है, और ये तो पानी में ही खड़ा जहाज उनका, पानी में ही है, तो वो तो डायरेक्ट लैंड पर, बाद में पहले पानी में ही होना है वो। और मेरे ख्याल में लैटिन अमेरिका एक ऐसा रीजन है जो उभर के आ रहा है जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी भारत के लिए है, नॉन भारत के लिए नहीं, काफ़ी देशों के लिए, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे कि आप हिस्टोरिकली बहुत कूज हुए हैं, लेकिन ओवर द इयर्स इकोनॉमिकली वो थोड़े स्टेबल पहले से हो रहे हैं। अर्जेंटीना को देखिए, पहले के मुकाबले थोड़े ठीक हुए हैं। तो और भारत चौथी लार्जेस्ट इकॉनमी है। आप डिफरेंट ज्योग्राफीज पे प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाते हैं, क्योंकि कोविड और अमेरिकन पॉलिसी अंडर ट्रंप, इन दोनों ने हमें क्या सिखाया है कि एक जगह आप सप्लाई चेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, अगर आप अंडे एक बास्केट में नहीं डाल सकते। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, 3 ऑप्शंस हैं, उसमें लैटिन अमेरिका आपके सामने है। वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ तो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इतनी बात से मुझे तो समझ में आ रहा है कि मादुरो से तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, और युद्ध भी बहुत अब करीब ही दिख रहा है, ये भी लग रहा है। लेकिन आप ये भी बीच में कह रहे थे कि कुछ लोग विरोध में भी हैं और कांग्रेस में भी जवाब देना पड़ेगा, है ना, ट्रंप को संसद में तो जाना ही पड़ेगा। मैं उस डील के बारे में समझना चाह रहा हूँ जो मादुरो करना चाहते थे और जो किसी हद तक लग रहा था हो जाएगी, और अब मुझे लग रहा है कपड़े बदल कर उस डील के मचादो के साथ शायद वो डील होने जा रही है, मे बी, अगर वो आ जाएंगे। ये डील क्या है मुझे नहीं पता, थोड़ा समझाइए कि क्या थी इसमें बातें जिस पर सहमति बन रही थी। प्लेन 100 बात की एक बात, मादुरो ने ये कहा कि जितने ऑयल रिसोर्सेज हैं, जितने एनर्जी रिसोर्स हैं, LNG हैं, बट बेसिकली ज़्यादा क्रूड है उनके पास, वो में आप जितना बोलेंगे पर डे मिलियन बैरल्स आपको हम वेनेजुएला सप्लाई करेगी। यू कैन रीराउट दैट ऑयल थ्रू द वर्ल्ड। ओके। तो एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट, और वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है कंपेयर टू बोलिविया, पेरू कम है, प्लस प्रोसेसिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। तो उनके पास बस एनर्जी है और क्रूड प्राइमरली है, जो उन्होंने बोला कि हम दे देंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं खुद इस कुर्सी से हट जाऊंगा। तो इसमें डिफरेंस है। अब वो दैट लैंडेड डिफरेंटली ऑन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो वेनेजुएला के पास और ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, और उन्होंने एक चीज़ और ऑफर किया कि चाइना से मैं रिलेशनशिप रखूंगा, लेकिन
मैं थोड़ा डाउनग्रेड करने के लिए मदुरो तैयार थे, जो कि एक प्राइमरी आस्क ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की थी कि आप चाइना से रिलेशनशिप डाउनग्रेड करिए। इनफैक्ट जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेशर बढ़ाया तो हुआ क्या, उसका जस्ट उल्टा। चाइना के सेल्स बढ़ गए। चाइना एनीवेज साउथ अमेरिका में अमेरिका से कई ज़्यादा ट्रेड करता है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ऑलमोस्ट एवरी कंट्री का। तो ऑन द ग्राउंड चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो गई और रूबियो और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पोजीशन बना लिया। अच्छा ये बताइए, हम तो बहुत वक्त से पढ़ते आए हैं और ख़ासकर जब ह्यूगो चावेज़ का निधन हुआ था, मुझे याद है हिंदुस्तान में भी खबरें आई थी, लोगों ने बात करनी शुरू की थी कि ये देश जो है वेनेजुएला कहाँ है, ह्यूगो चावेज़ की क्या कहानी है। और जब मादुरो आए थे तो ये कहा जा रहा था कि ये उनके उत्तराधिकारी हैं और जो पॉलिसी चावेज़ ने आगे बढ़ाई हैं वही बढ़ाएंगे। और उसमें एक ये पॉलिसी है कि अमेरिका से तो भैया लड़ भिड़ के ही चलेंगे, उनके साथ तो नहीं बैठेंगे। पुराना झगड़ा क्या है, ये तो अभी की बात समझ में आ रही है क्या चल रहा है 10-15 सालों से। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या इतना रहा है या कब से रहा है, मुझे ये थोड़ा समझाइए, हिस्ट्री क्या है? नहीं, हिस्टोरिकली आप देखेंगे कोल्ड वॉर के समय से, मैं पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, कोल्ड वॉर के समय से जो फैक्शन बना, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, दो ब्लॉक्स बने। उसमें से सोवियत यूनियन ने अपने पार्टनर्स चुने और वेनेजुएला की हमेशा पोजीशनिंग जो है वो सोशलिस्ट एंगल पे रही है। क्योंकि वहाँ पे लैटिन अमेरिका में आप पूरे देखेंगे तो वो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पे ही चला है, जहाँ पे सरकारें गिरी हैं, कू हुआ है, कू सबसे ज़्यादा कू वहीं हुए हैं। तो हिस्टोरिकली एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कि हाँ, पब्लिक रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट को गिराना, और एक गवर्नमेंट बाय द पीपल को उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा उनको लिटरली भी लिया है। तो हिस्टोरिकली सोशलिस्ट, और ये सारे सोशलिस्ट इनको बेल्ट बोलते थे, एक लाइन से सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। ब्राज़ील भी अभी जैसे लूला लेफ्ट ऑफ द सेंटर हैं, लेकिन ब्राज़ील क्योंकि बड़ा है और थोड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेहतर हुए हैं वहाँ पे। यहाँ पे आइडियोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी, जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो एंटी अमेरिकनिज़म में कन्वर्ट हो गई। और वो एंटी अमेरिकनिज़म एक तो ड्रग से रिलेटेड है कि आप पुराने ड्रग्स का वो जो राउट्स हैं वो अमेरिका से कभी रिश्ते सही हुए ही नहीं। एवरी प्रेसिडेंट, ऑलमोस्ट एवरी प्रेसिडेंट सिंस निक्सन एंड बिफोर हिम, उनको ड्रग पॉलिसी बनानी पड़ी है अपनी। और इसीलिए DEA जो डिपार्टमेंट ऑफ जो ड्रग एजेंसी, एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनकी तो मतलब अलग ही धौंस चलती है अमेरिका में। तो जो तो साउथ अमेरिका में हर जगह है, हर जगह है, जो करना होता है वो करते हैं। कोलंबिया पे कि आप मतलब लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स नहीं भी देखते पढ़ते या तो भी नार्कोस जैसी सीरीज देखेंगे तो DEA क्या करता रहा, खुले में घूमता है, उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यही तो मैं फिर हैरान हूँ कि जब DEA इतना कुछ कर सकता है, CIA इतना कुछ कर सकता है, तो इतना बड़ा जहाजी बेड़ा भेजने की जरूरत क्या है? तो ये एक बात ये भी है कि अभी CIA ने एक फैक्शन बना दिया है ड्रग एम्पायर में। जो अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पे जितने टनल्स हैं, वो आपको एल चापो याद होगा बहुत अच्छे से। एल चापो की जो अभी स्थिति है, उनके बेटे को बोलते हैं चपीतोस। बिल्कुल, चपीतोस और एक और फैक्शन है, अल केमन है या कोई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उन दोनों में बेसिकली एक डील हुई कि दूसरा पार्टी जो है, चपीतोस विल अलाउ these tunnels to be used by the other faction. Okay. और उसमें जो DEA ने पूरा गेम खेल के क्या किया है कि चपीतोस को बिल्कुल वीक कर दिया है। तो एक समय जो एल चापो का एम्पायर होता था वो अब शिफ्ट हो गया है, और उसमें फिर वो भी है कि आप कोकेन में कर रहे हैं कि फेंटनिल में कर रहे हैं, क्योंकि फेंटनिल सस्ती है, पॉपुलर है, तो उसकी वजह से उसकी मार्केट अलग चल रही है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा जो गेम चल रहा है अमेरिका में, और तो एक ड्रग रिलेटेड तो है ही हिस्टोरिकली। और तीसरा ये है कि हमेशा साउथ अमेरिका के कंट्रीज़, पर्टिकुलरली क्यूबा, वेनेजुएला, एक सोशलिस्ट ब्लॉक रही हैं, और उनको देखा गया है कि ये रूस के करीब हैं, और रूस से रिश्ते भी उनके कई, तो रूस से तो पुराना वो कैपिटल मतलब कोल्ड वॉर चला, तो उनमें से ये नेचुरली
एक डिवाइड के दूसरी तरफ देखे गए। प्लस वहाँ पे जितने लीडर्स थे, फिदेल कास्त्रो लें, रॉल कास्त्रो लें, या फिर आप चे गेवारा लें, चावेज लें, इन्होंने दशकों तक रूल किया, मतलब सेवरल डेकेड्स। बिल्कुल। तो अगर आप अमेरिका जो अपनी डेमोक्रेसी को बहुत ही प्रोडक्ट बेचता है, वो ऑब्वियसली उस देखेगा कि अरे दिस इज नॉट डेमोक्रेसी इन आवर बैकयार्ड। तो वो एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड प्लस एक गवर्नेंस डिवाइड है। प्लस ये है कि जितने लोग यहाँ से डेमोक्रेसी चाहते थे या लिबरल गवर्नमेंट चाहते थे, वो भाग के कहाँ गए? अमेरिका। हाँ। तो वो वहाँ जाके और उनके ओपोनेंट ही बने। तो वहाँ से वो फिर और जब वहाँ पर जाके ताकतवर हुए होंगे अमेरिका में, बिल्कुल, तो उनका पहला टारगेट तो ये अपने देश ही थे, क्यूबा हो या क्योंकि वो वेनेजुएला हो, क्योंकि वो रिलेट करते हैं कि हमारा देश है। जैसे मार्को रूबियो इज अ परफेक्ट एग्जांपल, वही कि मैं क्यूबा का हूँ और क्यूबा का ये हाल इस आदमी ने किया है, इस आदमी से वेनेजुएला रिलेटेड है, तो इसको ठीक करो। तो ये है। जबकि मैं देख रहा हूँ कि जब क्यूबा की पुरानी तस्वीरें देखते हैं हम, क्या कमाल का देश दिखाई देता है। वो चमचमाती बिल्डिंग्स हैं, शानदार बीचेस हैं, और क्या नहीं बिक रहा है वहाँ पे। इनफैक्ट बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ कि वो विरोध भले ही करते हैं, लेकिन पेप्सी भी खूब वहाँ बिकती थी, खूब लोग आ चुके थे और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी थी। इसी तरह वेनेजुएला के बारे में पढ़ रहा था, चौथा दुनिया का सबसे अमीर देश रहा जब तेल निकला, और पढ़ रहा था थोड़ा भारी तेल होता है वहाँ का, भारत की रिफाइनरीज भी यूज़ करती थी उसको, ये सब। तो पैसे तो मतलब मुझे नहीं दिखता इनको पढ़ते हुए कि पैसा किसी तरह का प्रॉब्लम था यहाँ पर अगर मजदूरों के आंदोलन हुए होंगे या कम्युनिस्टों का प्रभाव रहा होगा, तो पैसे की कमी तो नहीं दिखती। तो वही मैं समझने का प्रयास कर रहा था आपसे बात करते हुए कि फिर क्या कारण रहा होगा कि ये कभी भी अमेरिका के प्रभाव में नहीं गए इतने लंबे दौर में भी, आज भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप कह लीजिए तो पहले सोवियत यूनियन और आज रूस के प्रभाव में। एक तो ये है कि आपने बात सही कही कि क्यूबा एक ऐसा मॉडल था जहाँ पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म बिल्कुल हाथों हाथ चल रहे थे। उस क्यूबा को बोला जाता था शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी चीनी की इंडस्ट्री, शुगर केन खूब हिस्ट्री से रिलेटेड है कि पूरे अफ्रीकन वहाँ से लेबरर्स ले जाते थे और क्यूबा गुलामी इस चक्कर में हुआ। हाँ, गुलामी इस चक्कर। तो वहाँ पे ये बिल्कुल हैंड इन हैंड था। बात बिगड़ी मेरे ख्याल से ये कोल्ड वॉर से, क्योंकि कोल्ड वॉर में पोजीशनिंग इतनी डिफरेंट हो गई और कंपटीशन इतना बढ़ गया। सोवियत यूनियन और अमेरिका में ऐसे लीडर्स आ गए जो कम्युनिज्म को एक डिजीज़ की तरह देखते थे। आपको याद होगा मैकार्थिज्म 1950 का दशक। हाँ, पकड़ के कम्युनिस्टों को मारो। तो वो एक ऐसे विच हंट करने लगे कम्युनिज्म के खिलाफ कि अब कोई भी देश हो, कोई भी दूसरा हो जो कम्युनिज्म सोशलिज्म हो, वो नेचुरल एनिमी है। तो उससे तो बहुत ही डिवाइड बढ़ गया। और इन रीसेंट टाइम इंसान मानने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल, वो इंसान ही नहीं मानने को राजी थे कम्युनिस्टों को। इन रीसेंट टाइम्स सैंक्शंस ने हालत खराब कर दी क्यूबा की खासकर। और वेनेजुएला बिल्कुल सैंक्शंस, आप अपनी चीज़ों को ना आपके पास ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। और सोवियत यूनियन से अब जो रशिया है, रशिया से रिलेशनशिप हैं, लेकिन एक तो जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और आप उस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए एक नॉर्मल सप्लाई चेन वहाँ से रन करेंगे जो कि आपके अमेरिका के बैकयार्ड में है, तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी भी रिश्ते हैं, जैसे सोवियत यूनियन, जैसे क्यूबा के कुछ पार्ट्स अभी भी यूएस के कब्जे में, जहाँ पे एक जेल भी है, मैं ग्वांटानामो बे। तो रिलेशनशिप हैं लेकिन बहुत ही टेंस्ड हैं और सैंक्शंस की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गया। और वेनेजुएला की भी हालत लगभग ऐसी ही है, क्योंकि जब पहले हम खबर पढ़ रहे थे तो वहाँ ये देख रहे थे गरीबी बेतहाशा है, करेंसी बिल्कुल एकदम डावाडोल है, लाइट नहीं है देश में इस वक्त। फिर भी क्या कारण है कि मादुरो टिके हुए हैं? देखिए, मदुरो का एक तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज़्यादा कमांड है। उन्होंने कई साल से जो अपने क्लोज सर्कल है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और कोई भी डिक्टेटोरियल स्टाइल में जो भी फंक्शन करते हैं वो क्लोज सर्कल से करते हैं। और तो उनका माना जाता है कि जो उनके क्लोज, खासकर करीबन 50 लोग हैं, वो बहुत ही स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं मदुरो को। और दूसरा ये है कि एक सारे सोशलिस्ट कंट्रीज़ और कम्युनिस्ट कंट्रीज, स्पेशली लैटिन अमेरिका में देखा गया कि एंटी अमेरिकनिज्म सेल्स। एंटी अमेरिकनिज्म एक करेंसी है जो लोगों को पसंद आती है। आधे लोगों को नहीं आए, लेकिन आधे लोगों को आती है, और वो
दे टेक अ प्राइड। पर विवेक जी, पीढ़ी बदल गई है, मेरा कहना ये है। मतलब हिंदुस्तान ने भी एक लंबा दौर देखा है, कोल्ड वॉर में भी परीक्षाएं हमने भी दी हैं, है ना। और चाइना सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, और छोड़िए रशिया बदल गया है, रशिया की पूरी पीढ़ी बदल गई है। सिस्टम बाहर कम्युनिस्ट है लेकिन अंदर से सब कुछ और है। क्या मतलब हम बहुत दूर हैं, मुझे नहीं पता मैं उस सत्य को कभी तलाश पाऊंगा या नहीं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, बताइए वहाँ की पीढ़ी भी क्या हमारी ही पीढ़ियों की तरह मेंटली बदली है, या फिर वाकई वो वैल्यू सिस्टम अच्छा या बुरा जैसा भी है जो एंटी अमेरिका है वो अभी भी वो हिलोर मारता है वैसे जैसा पुराने लोगों में मार रहा था? सच क्या है? देखिए, एक डेवलपमेंट के लिए जो आस है, चाह, वो चाह है, वो क्या कहाँ नहीं हुआ, इट्स ह्यूमन टू हैव दैट, सब चाहेंगे। लेकिन तो अमेरिका का तो यही कहना है कि ग्राउंड सपोर्ट मदुरो के अगेंस्ट भी है और इन फेवर भी है। इन फेवर जो है वो कह रहे हैं अमेरिका की ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये बंदूक के नोक पे कर रहे हैं। जो आपने यंगस्टर्स की बात की, यंगस्टर्स वांट टू मूव आउट, मोस्ट ऑफ देम, वो उनको जाना चाहते हैं। जब आप जो स्टैटिस्टिक्स देखेंगे वेनेजुएला और से जो माइग्रेशन हुई है पिछले 8 महीने में, आप देख लीजिए, मोस्ट ऑफ देम आर यंगस्टर्स। तो अगर मौका, वो तो दुनिया में हर जगह से कहीं ना कहीं जा रहे हैं। हाँ, पलायन, वो तो दुनिया भर का ब्रेन ड्रेन और ये सब तो हर जगह है। और ब्रेन ड्रेन तो चलिए ऊपर की बात हो गई, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतनी भी बुरी स्थिति नहीं है, मतलब वेनेजुएला सब अच्छी है, वहाँ भी लोग जा रहे हैं। मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं इतनी दूर बैठ के बस हम ये कह रहे हो कि मादुरो बंदूक की नोक पर चला रहा है। क्या पता वहाँ के लोग वाकई जो यंगस्टर्स भी हैं वो भी उसे हीरो ही मानते हैं, क्योंकि पुरानी जो वैल्यू सिस्टम है वो इतनी जल्दी खत्म ही तो नहीं। हाँ, वो आपकी बात सही है कि इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक मिक्स है, एक मिक्स्ड बोल है। हाँ। जहाँ पे ये टोटली कहना है कि सब यंगस्टर्स जो है बाहर जाना चाहते हैं, ये भी गलत होगा। और मुझे लगता है कि ग्राउंड सपोर्ट के बिना इतने साल चलाना भी मुश्किल है। वरना बटिस्टा भी गिरा ही था ना, वरना गिरा ही था क्यूबा में। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ क्यों नहीं अंदर से कुछ हो जाता और वो गिर जाते? तो क्यों जरूरत पड़ रही है इस बात की कि बाहर से अमेरिका ही आएगा? बिल्कुल, तो ग्राउंड सपोर्ट इनके लिए तो है ही, क्योंकि आपने देखा कि जो इलेक्शंस हुआ था, हाँ, इलेक्शंस में जो परसेंटेज ऑफ वोट, चलिए कितना रिग कर लेंगे आप, पूरी तरह तो रिग नहीं हुआ होगा। और जो मदुरो के रैलीज हुए थे वो तो एज स्ट्रॉन्ग जो पहले हुआ करते थे वैसे ही दिखते थे। और रूस की तरह भी तो नहीं है ना। हाँ, कि वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा सामने। हाँ, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके चेहरे भी सबको पता है, वो खड़े भी होते हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने अपॉइंट कर दिया था कि अगर मैं अंडरग्राउंड हूँ तो कोई और मेरी जगह लड़ेगा, और उनके लिए सपोर्ट थी। ऐसे नहीं था कि सब लोग, बिल्कुल। तो ग्राउंड सपोर्ट के बिना चलाना बहुत ही मुश्किल है। और मेरे ख्याल से ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन प्रेशर से ये ग्राउंड सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। ये होता ही हर जगह, क्योंकि आप अगर किसी भी कंट्री को ज़्यादा इंसल्ट करेंगे तो वहाँ की जनता, जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का देखा आपने, भारत में हम 1 साल में ट्रंप टेम्पल बनाया था हमने ट्रंप के लिए, उनका फिर 13वीं मना रहे थे सारे हवन करने वाले। हाँ, सारे 13वीं मनाने कि ट्रंप आ जाएं। उसके बाद सब अब खिलाफ खड़े, सब खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि आपने देश एक कर दिया ना। देश के लिए थोड़ी भाई, हाँ, हम लड़ेंगे आपस में, लेकिन आपके लिए नहीं है जगह, आपके लिए नहीं है। तो पेट्रियटिज्म जो है वो हर कंट्री में होता है, और आई थिंक ग्राउंड सपोर्ट एंटी अमेरिकनिज्म से और कंसोलिडेट हुआ है। अच्छा, वहाँ की इनकम जो थी, इकोनॉमी जो थी, वो तो तेल पर टिकी थी। अब जब तेल वो बेच भी नहीं सकते हैं, तो मुझे तो नहीं पता, आप बेहतर बता पाएंगे किस आधार पर इकोनॉमी टिकी है, क्या हो रहा है वहाँ पर? प्राइमरी एनर्जी है, और चाइना अभी भी खरीद रहा है। सैंक्शंस लगे हुए हैं। उस एक तो सैंक्शंस को आप बाईपास कर सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, और इतने रूस के एग्जांपल्स आए हैं कि कैसे आप बीच सी में कर सकते हैं जो भी। लेकिन चाइना जो है काफ़ी, बिकॉज चाइना के फुटप्रिंट्स साउथ अमेरिका में काफ़ी जगह हैं, तो वो एक तेल को मूव करके सप्लाई चेन्स डिफ्लेक्ट करके दूसरी पॉइंट से भी उठाता है, तीसरी, तो उसको प्राणवायु दे रहा है, वही चल रहा है। चाइना का मेन है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर पर डे चाइना को जा रहा है। बाकी छोटे मोटे और भी अफ्रीका में हैं बायर्स और इधर उधर हैं, लेकिन प्राइमरी एनर्जी के अलावा क्रिटिकल मिनरल्स ऐसा माना जाता है कि वेनेजुएला में हैं,
लेकिन ना प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उनके पास, ना आइडेंटिफिकेशन जो स्टडी होती है वो भी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा अटकलें लगाई जा रही कि वहाँ है, क्योंकि ओवरऑल लैटिन अमेरिका इज़ रिच इन क्रिटिकल मिनरल्स। और एक स्रोत वो है जो अमेरिका कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि नशा बेच के वो तो है। इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं अपनी। हमसे पूछो ये क्या कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि यही इनकी इकोनॉमी को फ्यूल कर रहा है। हाँ, ड्रग इकोनॉमी जो है, ड्रग इकोनॉमी, और कह रहे देखिए एक्चुअली है तो वो तो है बिल्कुल, उसमें कोई दो बात नहीं पूरा है। अफगानिस्तान उसी पर चल रहा है, मतलब कहने की। हिंदुस्तान में तो खैर अब लोग इतना खुलकर कहते नहीं हैं, लेकिन हम जिस राज्य में बैठे हैं यहाँ की अपनी सरकारें कितने ज़िलों में ड्राइव चलाती हैं, जो अफीम बेचने वाले लोग हैं उनके घरों पे बुलडोज़र चलते हैं। तो ये तो ऐसा सच है जिससे बस आप आंख मूंद ले तो अलग बात है, कहाँ नहीं नशा बिक रहा है। हाँ, नशा तो ऐसी चीज़ है जो इट फाइंड्स द मार्केट, है ना। लेकिन इसमें जो वेनेजुला की बात है, इसमें ड्रग इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, और इसमें जो है लेयर्स हो गए हैं। जैसे कई तरह के ड्रग्स हैं और कई तरह के गैंग्स हैं, और उसमें एक्सेस अमेरिका में अलग। इन्होंने एक्चुअली, मदुरो ने क्या काउंटर किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिका को, कि जब उन्होंने बोला कि आप ड्रग फेंटेनिल कम करें, तो उन्होंने बोला आप डिमांड कम करें। डिमांड तो आपकी तरफ से है। तो काउंटर क्वेश्चन तो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन वैलिड भी है। और अपनी सीमा सुरक्षित करो, वहाँ पेट्रोलिंग करो। हाँ। ये क्या तरीका है कि किसी देश पर हमला कर दोगे? तो हमला तो कोलंबिया पे या मैक्सिको पर भी नहीं किया कभी। हाँ, मतलब कोलंबिया पे अभी ऑफ वाटर के पैसिफिक कोस्ट पे कर दिया है एक शिप पे। वो तो अब हुआ है। हाँ, पहले तो नहीं। लेकिन जब पाब्लो एस्कोबार तक जैसे लोग वहाँ घूम रहे थे, हमला तो तब भी नहीं हुआ। हमला तो नहीं हुआ। इनफैक्ट पाब्लो एस्कोबार टैंक चढ़ा दे रहा था, आग लगा रहा है कोर्ट्स में, तब भी अमेरिका मदद करने तक के लिए वैसे नहीं घुसा है। ये तो अभूतपूर्व है मेरा ख्याल। हाँ, ये तो आप बताइए पहले हुआ? नहीं, ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप ड्रग को रैशनल बना के जो है सरकार गिराने चले। तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। और मेक्सिको के साथ भी यही लड़ाई है इनको। मेक्सिको के साथ कह रहे हैं कि आप मेक्सिको ने एक्चुअली जो साइनबाम वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो एक्चुअली यूएस कोर्ट में एक केस किया है कि आपकी वजह से आप यहाँ से ड्रग्स लेते हैं और वापस वो मनी में कन्वर्ट होके, और उसकी वजह से गन्स जो है हमारे मेक्सिको में बढ़ रही हैं, और इतने गन्स बढ़ गए हैं कि वायलेंस बढ़ गया। इतने एक डेटा में पढ़ रहा था कि मेक्सिको में जो गन वायलेंस है वो इतना स्पाइक हुआ है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ गन्स जो अमेरिका से आए हैं। तो मेक्सिको इज ऑल्सो एट द रिसीविंग। तो नशे के मामले में तो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही गिरफ्तार होते हैं। दोनों ही होना चाहिए। तो सिर्फ जो है वेनेजुएला ही दोषी कैसे हो गया? हाँ, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं कि हम तो अंदरूनी वॉर भी छेड़ रहे हैं, हम तो शिकागो में पुलिस खड़ा कर रहे हैं, वहाँ हम तो डीसी में कर रहे हैं। हाँ, कर तो रहे हैं। तो वो इससे भी लेकिन वो आपका हक है। हाँ और ये करना आपका हक तो नहीं बनता है। यूनाइटेड नेशंस कहाँ है फिर उसमें? 10 नाव डुबो दिए, 43 लोग मार दिए, कोई सबूत नहीं है। अब जहाजी बेड़ा आगे बढ़ा दिया। जिस मुल्क पर आप चढ़ाई कर सकते हो उस पर कर दो। हाँ, मतलब ये यूनाइटेड नेशंस हैज़ ऑलवेज बीन एब्सेंट इन इंटरनेशनल क्राइसिस। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में मैं अभी तक तो यूएन का कोई कॉन्डमनेशन मेरे सामने नहीं आया। हो सकता है किया हो, करना चाहिए था। हालांकि अंदर में एनजीओस, ग्रुप्स और एक सेनेटर, मात्र एक सेनेटर मेरे समझ से रैंड पॉल, जो खड़े हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि दिस इज़ इलीगल। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टेकिंग इलीगल एक्शंस, इसको बंद किया जाए। लेकिन एकमात्र सेनेटर क्या ही कर पाएगा? और यूनाइटेड नेशंस की क्रिटिसिज्म भी, अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक जो चाहा वो एक्चुअली आर्म ट्विस्टिंग से कर ही डाला और कर रहे हैं। चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस हो, उन्होंने 3-5 करके काम अपना कर रहे हैं। और यही डर है कि अगर वो चालें, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास एक 40-50 दिन, आई थिंक मेरे ख्याल से 50 से 60 दिन का मोहलत होता है कि वो इमीडिएटली वॉर कर दें और फिर कांग्रेस से पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन लें और फंडिंग लें। तो वो तो जब चाहेंगे कर देंगे, क्योंकि इसीलिए मुझे लगता है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करके थोड़ा लीगल रैशनल बना रहे हैं इसके।
देखते हैं क्या होता है। तो वेनेजुएला एक संकट की तरफ भी बढ़ रहा है फिर, क्योंकि अभी तो अमेरिका की सरकार तर्क दे रही है कि वेनेजुएला अनस्टेबल है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं जैसे क्यूबा से आते थे। अगर ये इंटरवेंशन हुआ, हिंसा हुई, जंग हुई, तब तो पलायन और बढ़ेगा, और तब अमेरिका को शायद ज़रूरत दुनिया की पड़ेगी, तब यूएन की पड़ेगी, तब शरणार्थी संकट बढ़ेगा तो वो ये भी कह सकता है कि आसपास के देश इनको रख लें। वो तो कह ही रहा है। तो दुनिया का एक हिस्सा और अशांत होने की तरफ है। देखिए, यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ये भी स्ट्रैटेजी है कि धीरे धीरे ये जो आइडियोलॉजिकल डिवीजन जो हमने बात की, उसको चेंज कैसे किया जाए। 3 कंट्रीज ऑलरेडी ऑर्बिट में आ गए। एल साल्वाडोर, जहाँ नायब बुकेले हैं, अर्जेंटीना जहाँ हावियर मिले हैं, और एक और कंट्री। 3 कंट्रीज़ जो है ट्रम्प के अलाइनमेंट पॉलिसीज से अलाइन करते हैं। तो ये भी एक ऐसा अचीवमेंट के तौर पे देखा जा रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कि हमने साउथ अमेरिका जैसे रीजन में ऐसे चेंजेस हम वी आर एबल टू डू इट, और वहाँ पे कंट्रीज़ अग्री कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर कोई जैसे ट्रेंडे अरागुआ के जितने मेंबर्स थे सबको कहाँ भेजा, ये सबको एल साल्वाडोर के जेल में भेज दिया। तो ये एक अलाइनमेंट पॉलिसी भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाह रही है बाकी कंट्रीज से साउथ अमेरिका में। क्या चाइना के बाद रशिया वो देश हो सकता है जो वेनेजुएला का मतलब इस संकट में कोई समाधान निकलवा सके? जैसे तेल है, चाइना तो ले ही रहा है, चाइना से रशिया लेगा। हाँ, अगर आप रीराउट करेंगे, और चाइना क्वाइट केपेबल है, लेकिन चाइना, हालांकि रशिया को तो खुद बेचना है। हाँ, रशिया को तो खुद बेचना है वो तेल, लेकिन पॉइंट है कि रशिया के एलएनजी इंपोर्ट्स एज अ एक्सपोर्टिंग नेशन पहली बार एलएनजी इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने इतने अटैक्स कर दिए हैं फैसिलिटीज़ पे, ड्रोन अटैक्स, तो उससे थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हुआ है। बट ब्रॉडली ये नहीं होगा कि वो क्रूड लेना चाहेगा। लेकिन चाइना के मामले में चाइना इज़ अ स्मार्ट प्लेयर। वो मिलिटरीली डिफेंस में कभी नहीं आएगा वेनेजुएला के। सोवियत यूनियन आ सकता था, रशिया आ सकता है, ये नहीं आएगा। ये डील करेगा, ट्रेड डील्स होंगे, और जो भी अगर उन पे ज़्यादा सैंक्शंस लगे तो चाइना मोस्ट लाइकली विल बी द प्लेयर विच प्लेज बाय द रूल्स, क्योंकि उसको आप जहाँ भी देखें चाइना के फुटप्रिंट्स, इट शोज दैट इट वांट्स टू प्ले बाय द रूल्स बट इट डजंट। तो साउथ चाइना सी में देखें आप, इंटरनेशनल रूल्स ऑफ लॉ, गवर्नेंस, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी बात करें आप, वो कहेंगे कि हम तो रूल से वी आर फॉलोअर्स ऑफ रूल्स, बट एक्सेप्ट इट्स नॉट। तो ये डिफरेंस वो बहुत स्मार्टली प्ले करेंगे। अगर पुश कम्स टू शव तो वो वेनेजुएला को अकेला भी छोड़ सकता है। और अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की इकोनॉमिक डील हो गई, एक ट्रम्प यूएस चाइना डील, अभी एक फ्रेमवर्क तो बन ही गया है, अगर वो फ्रेमवर्क में कुछ अग्रीमेंट हो गया कि आप वेनेजुएला के तेल लेना बंद करें, तो हो सकता है चाइना बंद कर दे, क्योंकि इट वांट्स टू प्ले बाय द रूल्स, और ये नहीं दिखाएगा, वो स्टैंड नहीं लेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि चाइना इज़ अ स्मार्ट प्लेयर एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। क्योंकि बाकी उसके और भी ऑप्शंस बहुत हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं अगर वो तेल लेना चाहे तो मेरे ख्याल से ये चाइना इज़ अ स्मार्ट प्लेयर। चाइना व्यापारिक मित्र बनाने में तो विश्वास रखता है, वैचारिक तो नहीं। वैचारिक नहीं उसके साथ रशिया जैसा मामला तो नहीं, मामला तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, मुझे याद आता है ह्यूगो चावेज हीरो हो गए थे जब वो जॉर्ज बुश को उन्होंने कहा था यू आर अ डंकी। फिर भी बहुत सहिष्णु थे क्या? ये सबसे असहिष्णु सरकार है क्या जो अमेरिका में आई है? बिल्कुल कह सकते हो आप वेनेजुएला बुरा है, नार्को टेररिज्म किसी तरह भी ठीक नहीं है, भारत खुद पीड़ित है। भारत भी पंजाब में देखिए, हम पाकिस्तान की तरफ से आने वाली इस तरह की सारी जितनी भी खेप है उन्हें रोकते हैं, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यही बात करूं, सबसे ज़्यादा असहिष्णु सरकार क्या अमेरिका में यही है, और ये प्रेसिडेंट नोबेल मांग रहा है। देखिए, अब अगले साल के लिए नोबेल की तैयारी तो कर रहे हैं, वो 8 कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। लेकिन हालांकि आप बारीकी में जाएं तो एक भी कॉन्फ्लिक्ट जो उन्होंने मेंशन किया है वो सॉल्व नहीं है। आर्मीनिया अजरबैजान को ले लें, चाहे वो ट्रम्प कॉरिडोर वो बनेगा, कब बनेगा, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा अमेरिका का, वो बात दूर की है। आपका जो प्रश्न था, देखिए बिल्कुल टॉलरेंस तो नहीं है। आप ड्रग वॉर
पे कभी अमेरिका ने अनप्रेसिडेंटेड है कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करके और मिलिट्री अटैक्स करके, सबमरीन पे अटैक करके, वॉरशिप्स यूज़ करके, F-35 स्क्रैम्बल करके, मतलब ये तो यूजिंग अ कैनन अगेंस्ट अ हैन, ये तो ऐसी बात हो गई। तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंडे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो डेमोक्रेसी प्रमोशन इन अ डिफरेंट वे, मिलिट्री इंटरवेंशन का फूल दे के जो है रिजीम चेंज करके एक, और बिकॉज ये जस्टिफिकेशन अब इनको मिल जाएगा कि इनको तो नोबेल मिला हुआ है, सो शी विल ईजिली रिप्लेस, लेकिन नोबेल लॉरेट्स एट द टॉप ऑफ गवर्नेंस विल नॉट ऑलवेज बी द बेस्ट एग्जाम्पल। हमारे बिल्कुल सामने है, हमारे बिल्कुल नेबरहुड में एग्जाम्पल है। तो इसीलिए कितना अंदर सपोर्ट है जिसकी बात हम कर रहे थे, और इसको सस्टेन किया जा सकता है कि नहीं, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट अ गवर्नमेंट विच विल थिंक लॉन्ग टर्म। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लुकिंग एट शॉर्ट टर्म गोल्स, छोटे उसमें विजन हैं इनके, और टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। प्लस सबसे बुरी बात मेरे ख्याल से जो सबसे अलग है बाकी प्रेसिडेंसी, बिल्कुल ग्रेसफुल नहीं। जो एक प्रेसिडेंशियल ग्रेस होती थी अमेरिकन, चाहे आप बुश को भी ले लें जिन्होंने इन्वेजन किया, एक गरिमा थी विच इज़ नोवेयर देयर। तो अब ऐसे सिचुएशन में, और प्लस एक कहावत है, आपको भी पता होगा, कि आप अपने आसपास के 6 लोगों के एवरेज होते हैं, जिसके साथ आप समय बिताते हैं वैसे ही होते हैं। उनके आसपास 6 लोग आप देख लीजिए कौन है। डिप्लोमेसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, विटकॉफ लें, हावर्ड लटनिक लें, पीटर नवारो लें, रूबियो इज़ द ओनली डिस्टिंक्शन, एंड दैट्स व्हाई ही हैज़ बीन एबल टू थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ट्रंप मोर। यंग भी हैं, इनकी पॉलिटिकल एम्बिशन है, तो ये सब कारण से ये एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी डिफरेंट है। और आगे क्या होगा, क्योंकि ये ट्रंप 2028 का हैट अभी भी रखते हैं अपने ओवल ऑफिस में, हालांकि बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, ये ट्रंप हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, या एक्सटर्नली कंट्रोल करना चाहेंगे, ये सब प्रश्न हैं, देखते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट मार्कर ये होगा कि अगले साल नवंबर में मिड टर्म्स में क्या होता है। अगर सीट्स रिपब्लिकन्स थोड़े कम ला पाए तो चैलेंजिंग होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रेस्ट ऑफ द टर्म, फिर इनको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी से ही रिपब्लिकन्स तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, जेरीमैंडरिंग कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स को बदल रहे हैं टेक्सास में और बाकी जगह, कि हम सीट्स ना हारें। तो ये सब परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से सबसे असर्टिव प्रेसिडेंसी, सबसे अग्रेसिव एग्जीक्यूटिव आज तक के प्रेसिडेंसी में बन गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, इतना समय देने के लिए। वेनेजुएला पर हम पहली बार बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम सभी को बिहार चुनाव तो है ही, लेकिन ट्रंप के जो चुनाव में टर्म आने वाले हैं इनका भी इंतज़ार है, क्योंकि सबसे दुखद बात ये है कि एक और देश, एक और रीजन अब युद्ध में अगर चला गया तो इधर वाले जीते कि उधर वाले, जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो आम जनता उठाती है। अगर वेनेजुएला की स्थिति वाकई इतनी ख़राब है जितनी ट्रंप कहते हैं, तब एक तो वैसे ही परेशान है वेनेजुएला वाले, और अब ये जो अब इतना बड़ा जहाज़ लेकर आ रहे हैं वो, ये उनके समाधान तो कतई नहीं करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। जैसा मैं कहता हूँ, नहीं मिले हैं, अगर कुछ सवाल रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारे कमेंट हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आज तो कर दीजिए, एकदम शुभ मुहूर्त है, छठ का दिन है आज। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए।